आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। घर का ताला लगाने के बाद भी कई बार और बार बार उसे खींचने लगते हैं ताकि उन्हें ये संतुष्टि मिल जाए कि लॉक ठीक से लगा है। जाहिर सी बात है, यहाँ आपके मन में ढेरों सवाल आ रहे होंगे कि हमारी ये चिंता कब बीमारी का रूप ले लेती है या फिर इसका इलाज क्या है। मेरे मन में भी कई सवाल आए। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे एक साइकोलॉजिस्ट से जिनका मनोविज्ञान की दुनिया में जाना माना नाम है, जो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चीफ साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर इमरान नूरानी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, ये ओसीडी एग्जैक्टली क्या है? राइट। ओसीडी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसमें कि रिकरेंट डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होते हैं और रेपिटेटिव बिहेवियर्स प्रेजेंट होते हैं, या मेंटल रिचुअल्स जिसको हम बोलते हैं, जो कि ऑब्सेशंस की वजह से हम एंजाइटी होती है हमें, उसको रिड्यूस करने के लिए हम रिपीटेटिव बिहेवियर्स या ये थॉट्स हमारे पास होते हैं। ये एक यूजुअली 60 to 70% केसेस में एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, और बहुत समय लगता है इसको ठीक होने में अगर हम जल्दी इसका इलाज स्टार्ट ना करें। जी सर, ओसीडी और क्या कोविड-19 में कोई लिंक है, कोई ऐसा संबंध है? बिल्कुल, अभी जो रीसेंट स्टडीज आ रही हैं बच्चों पे या जो यंग पीपल हैं, जिनको ऑलरेडी ओसीडी डायग्नोसिस मिला हुआ था पहले, उनमें ये देखा गया है कि पैंडेमिक की वजह से उनके जो ये सिम्टम्स हैं दे हैव वर्सन्ड, और क्राइसिस में ये डिसऑर्डर बच्चों में या अडल्ट्स में भी इनके सिम्टम, जिसमें हम ऑब्सेशन कंपल्सिव बिहेवियर्स बोलते हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्टिंग जो एक स्टडी थी डेनमार्क की, उसमें भी ये आउटकम आया हुआ है कि जो ओसीडी वाले ऑलरेडी पेशेंट्स डायग्नोज थे, और अब कोरोना टाइम्स में या कोविड टाइम्स में उनको, क्योंकि हमें पता है जो बेसिक मैकेनिज्म है या बेसिक सिम्टम्स हैं ओसीडी के, वो इसमें फॉर एग्जांपल हैंड वॉश करना बार बार, या फिर बैक्टीरिया या डर्ट से डिसइंफेक्शन जिसको हम बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स को यूज करना बार बार, या सैनिटाइजर्स अब हमें यूज करने पड़ रहे हैं, उनकी वजह से हमने देखा कि एक्सप्रेशन या फ्रीक्वेंसी या प्रोग्रेशन जो इस डिसऑर्डर का है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। हमें ये देखना है कि बच्चे जो हैं छोटे, जिनको जो बहुत एंग्शियस होते हैं, उनको यूजुअली समझ नहीं आता कि जो छोटे बच्चे होते हैं टॉडलर्स या फिर 3 से 5 साल की उम्र तक, कि ये कंपल्सिव बिहेवियर्स मुझ में क्यों है, तो उनको भी काफी दिक्कत आ रही है। उसके साथ में अडल्ट्स या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स थी, तो कोविड-19 की वजह से काफी वर्सन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। जी सर, अभी आप बता रहे हैं कि जैसे बार-बार वो लोग अपने आप तो हैंड वॉश करने लगते हैं या फिर जर्म्स से डरते हैं। तो अभी तो कोरोना भी चल रहा है और अगर किसी ओसीडी पेशेंट को ही कोरोना हो जाए, तो फिर उसे किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आएँगे? राइट। कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट दोनों हैंड इन हैंड हम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि इसमें हैंड वॉशिंग या चेकिंग या ऑर्डरिंग, फिर बार बार प्रे करना, काउंटिंग, या बाकी लोगों से पूछना बार बार कि क्या मैंने अच्छे से हाथ साफ कर लिए, क्या हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, क्या हमने पूरा हमने सैनिटाइज किया है फ्लोर को। जो अब पेशेंट्स कोविड-19 या जिनको जो पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर जो क्वारंटीन्ड है पेशेंट्स, उनके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, जो कि जिसमें सबसे पहले साइको एजुकेशन आता है। जैसे कि जो हम उनको बताते हैं कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और कोविड-19 का आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इसमें हम वो डिफिकल्टी जैसे अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं अबाउट द वायरस, या उनको जो चैलेंजेस आ सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वारंटीन, उनको हम एड्रेस करते हैं। दूसरा, पेशेंट्स को ये भी समझना पड़ता है कि जो हेल्थ क्राइसिस है ये थोड़े समय के लिए बढ़ सकता है या ये लंबे समय के लिए चल सकता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखना है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म रूटीन जैसे हम माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करते हैं या एक्सरसाइजेस उनको रिकमेंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। जब कोई पेशेंट जिसको कोरोना पॉजिटिव या खाली होम क्वारंटीन हो गए हैं, उनमें एक देयर इज अ गुड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जिसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज बोलते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन होता है ओसीडी के लिए, वो उनको रिकमेंड करते हैं, जिसमें थोड़ा सा थॉट रिस्ट्रक्चरिंग हम बोलते हैं, दैट ऑल्सो इज रिकमेंडेड।
एक्टिविटी शेड्यूलिंग, सुबह से लेके शाम तक क्या करना है उनको, दैट हैज़ टू बी डन। सपोर्ट जो मिलना चाहिए बाकी लोगों से, जो पेशेंट होता है, जैसे घर वाले बाकी लोग होते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनको बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मीडिया की इंफॉर्मेशन जो आती है, जिसमें नंबर ऑफ डेथ्स के बारे में लिखा होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि दैट द अल्टीमेट, जो बहुत एक्सट्रीम इंफॉर्मेशंस होती हैं या मिथ होती है कि अगर मैंने न्यूज़पेपर को टच किया या मैंने खाने को टच किया, उसकी वजह से और मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, या ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स है, ये हमें उनको सिखाना है दैट वी हैव टू बैलेंस इट। इसके बगैर पेशेंट की जो फैमिली है उनकी साइको एजुकेशन, या जो प्राइमरी हेल्थ हेल्थ केयर वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एजुकेशन, की कैसे हम इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स या थॉट्स को, जो ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं इन पेशेंट्स में, उनको मैनेज करें। हमें टाइम लेना पड़ेगा थोड़ा सा उनको समझने के लिए, जो ऑलरेडी पेशेंट्स या बच्चे होते हैं पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव है और जिनमें ऑलरेडी ओसीडी सिम्टम्स हैं, उनको समझाने में, जो कि स्टार्ट होता है साइको एजुकेशन से। उसके बाद प्रॉपर प्रोफेशनल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, अगर वर्सन सिम्टम्स होते हैं तो मेडिकल इंटरवेंशंस भी अवेलेबल है उनके लिए। जी। सर, कई लोग का ऐसा मानना है या फिर ये टैबू है कि वो कहते हैं कि ये ओसीडी नहीं है, शायद जो लड़कियां होती है खासकर वो तो सफाई पर अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखती है। तो यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ओसीडी का लिंक जेंडर से भी हो सकता है? जो एक्चुअली जो मेन एज है ओसीडी की ऑनसेट की, जो हम बोलते हैं, वो मतलब 19.5 साल के करीब है। लेकिन ऐसी कोई स्टडीज, कोई कंक्लूसिव स्टडीज नहीं है कि जिसमें ये बोला गया हो कि खाली ज्यादा फीमेल्स को हो रहा है और कम मेल्स को हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ स्टडीज में इनफैक्ट रिवर्स आया है कि जो अर्ली 30s होते हैं, 30 ईयर्स से पहले जो होते हैं, उनमें, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि 19.5 साल का मीन और एज ऑनसेट है ओसीडी का। एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स में ये देखा गया कि मोस्टली मेल्स, जिनको ऑनसेट अर्ली 10 साल से पहले होता है ओसीडी का, उसमें ज्यादा जेंडर जो है मेल्स में पाया गया है। और जो लाइफ टाइम रिस्क है ओसीडी डेवलप करने का, वो फीमेल्स में हायर है, हु टिपिकली डेवलप द डिसऑर्डर इन एडोलसेंस। सो इसका मतलब है दोनों का जो सबसेट, एक पेशेंट सबसेट का है जिसमें कि 10 साल से पहले सिम्टम्स होंगे ओसीडी के, तो उसमें मेल में ज्यादा पाया जाता है। और जो लाइफ टाइम रिस्क होता है फीमेल्स का डेवलप करने का, जो डेवलप डिसऑर्डर एडोलसेंस में करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर। जी। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ओसीडी के पेशेंट है वो लोग हिंसा पर उतर आ सकते हैं या वायलेंट बिहेवियर उनका हो सकता है? जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव बिहेवियर्स है ना। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? ऑब्सेशंस जो रिकरेंट इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं या इमेजेस होती हैं, जिसकी वजह से हम बड़ा डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। ये जो थॉट्स होते हैं अनवांटेड होते हैं और इनकंसिस्टेंट होते हैं, जो बहुत मेहनत लगती है इनको रेजिस्ट करने में, एक पेशेंट को इनको सप्रेस करने में। जिसमें कि यही, जैसे कंटेमिनेशन है, बार बार रीएश्योरेंस मांगना, कुछ सेक्सुअल, रिलीजियस और एग्रेसिव नेचर डेफिनेटली इनमें प्रेजेंट हो सकता है। कंपल्जन्स जो है या कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं, इनमें इनको बार बार हैंड चेकिंग करना है, बार बार, उसकी वजह से इनको एंजाइटी होती है। और ये देखा गया है कि जो आप वायलेंट बिहेवियर की बात कर रहे हो, जो कि अगर हम ऑब्सेसिव बिहेवियर्स की बात करेंगे, उनमें ये फियर होता है इनको, कि पेशेंट्स को, कि हम किसी और को हार्म ना करें। बहुत सारी रिकरेंट वायलेंट इमेजेस उनको दिखाई दे सकती हैं, या उनके इसकी वजह से कंपल्सिव बिहेवियर जो वायलेंस के होते हैं, तो फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग हम करते हैं, न्यूज़ जो रिपोर्ट वायलेंट क्राइम्स होते हैं बार बार टीवी पे, वो देखना, फिर बार बार दूसरे लोगों से ये पूछना कि कहीं मैं कुछ हिंसा ना कर बैठूं, या मैं किसी अपने को नुकसान ना पहुंचाऊं। इन पेशेंट्स को जो ओसीडी हम डायग्नोसिस करते हैं, इनमें बाकी भी साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटीज होती हैं और हाई रिस्क ऑफ सुसाइड भी होता है। ये देखा गया है कि 90% जो ओसीडी पेशेंट्स हैं, वो बाकी एक किसी न किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर का उनको डायग्नोसिस मिलता है। तो जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है उनमें वो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें पैनिक होता है, सोशल फोबियाज होते हैं, पीटीएसडी होता है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो पेशेंट्स हैं ये थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही पेशेंट्स एग्रेसिव होते हैं ओसीडी वाले।
कुछ एक सब टाइप इन पेशेंट्स का एग्रेशन उनमें आ सकता है। नहीं, वही सर, अभी आपने ऑब्सेशन और कंपल्सिव का एक डिफरेंस बताया, लेकिन वही कि एक नॉर्मल हाइजीन फ्रेंडली पर्सन और ओसीडी में कैसे फर्क करेंगे, मतलब वो एक जो लाइन है वो कैसे, कहाँ हम देख सकते हैं इनमें डिफरेंस, एग्जैक्टली डिफरेंस? एक हमारा बिल्कुल अच्छा गाइडलाइन है जिसमें कि ट्रीटमेंट हम बोलते हैं तभी इंडिकेट होता है जब ओसीडी के सिम्टम्स, ये ऑब्सेशंस या कंपल्सिव बिहेवियर्स एक पेशेंट में उसकी जो फंक्शनिंग है उसको इम्पेयर करेंगे या उनमें काफी डिस्ट्रेस पैदा होएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हम डिस्ट्रेस बोलते हैं ये ऑक्यूपेशनल होना चाहिए, ये सोशल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपना काम खुद से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या बाकी जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं, एरियाज ऑफ फंक्शनिंग है, उसकी वजह से फॉर एग्जांपल 1 घंटे से ज्यादा उनको लग जाता है हाथ धोने में दिन में, या फिर वो बार बार एक ही थॉट को पूछ पूछ के सबको परेशान कर रहे हैं घर पे। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ये सब इम्पेयरमेंट्स होंगी सोशल, ऑक्यूपेशनल या अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में, तो उनके लिए हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल हैंड वॉश या हाइजीन मेंटेनेंस नहीं है। जी, तो ये तो समस्या पर बात हो गई सर, इसका इलाज भी बता दीजिए। बिल्कुल, ओसीडी जब डायग्नोसिस होता है उसका मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरवेंशन है जिसमें कि 2 तरीके के, एक फार्माकोथेरेपी जिसको हम दवाई बोलते हैं, और एक साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं। फार्माकोथेरेपी एक साइकियाट्रिस्ट डिसाइड करता है व्हाटएवर हैज टू बी डन, एंड साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, पहले तो हम ये देखते हैं कि कितनी सिविरिटी है ओसीडी की। उसमें वही है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो सिम्टम्स हैं, हाउ मच इट इज इंटरफेयरिंग विद द डेली फंक्शनिंग ऑफ द पेशेंट। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में सीबीटी आता है जिसको मैंने अभी आपको डिस्कस किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, या जिसमें हम एक्सपोजर और रेस्पॉन्स प्रिवेंशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई जी स्नेक से डरता है या किसी हैंडल को टच करने से डरता है, हम उनको ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं उन फियर्स की तरफ। तो एंजाइटी प्रोवोकिंग जो स्टिमुलाई होते हैं, और हम मतलब रेस्पॉन्सेज पेशेंट्स के उनको बढ़ाते हैं उसके प्रति। तो दिस इज वन एरिया ऑफ इंटरवेंशन जो मैंने बोला, दवाई और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके साथ में कुछ कंबाइंड जैसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग हम करते हैं इन पेशेंट्स में, या उनको सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपोजर और रेस्पॉन्स प्रिवेंशन की थेरेपीज भी देते हैं। जी, लेकिन सर हमें मालूम कब पड़ेगा कि अच्छा अब मुझे डॉक्टर के पास दिखाने जाना चाहिए ओसीडी को लेकर? बिल्कुल, जैसे अभी हमने यही डिस्कस किया कि जब कुछ एग्रेसिव आउटबर्स्ट्स हों, बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं घर वाले, और डिस्ट्रेस हो रहा है पेशेंट को, उनको लगता है कि मुझे पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स नहीं है, और फिर भी मैं इसमें मतलब आई एम गेटिंग एनग्रॉस्ड इनटू दीज बिहेवियर्स, और 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है मुझे इसमें, दिन में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है मुझे, उसके बगैर मैं बाहर अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, सोशलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, या बाकी जो मेरी अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, तब हमें एक डॉक्टर या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट। तो सर क्या ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे माता पिता को ओसीडी है तो मुझे भी हो सकता है, मतलब क्या ये इनहेरिटेड है? जो मॉलिक्यूलर या लिंकेज स्टडीज हुई हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओसीडी का। जो इसमें हम ये बताते हैं कि रिस्क है डेवलपिंग ये जो कंडीशन है ओसीडी की, फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे सिबलिंग्स होते हैं या बच्चे होते हैं, एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। तो बहुत ज़्यादा जेनेटिक कंट्रीब्यूशन अभी इसकी इटियोलॉजी के बारे में हमें नहीं पता। ये बोला जाता है कि कॉम्बिनेशन है जी दोनों का, जेनेटिक कंपोनेंट एंड एनवायरमेंटल रीजंस। लेकिन कुछ कुछ स्टडीज में ये बोला गया है कि अगर बायोलॉजिकल पेरेंट, फादर या मदर को ओसीडी है, 4 से 8% चांस है कि वो अपने बच्चे को ये पास कर सकते हैं। जैसे कि बाकी जैसे किसी फैमिली मेंबर को एंजाइटी, कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो या सोशल एंजाइटी हो, इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओसीडी इन द अनदर सिबलिंग और द अदर फैमिली, फर्स्ट डिग्री फैमिली रिलेटिव्स। ओके डॉक्टर, आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि खासकर ये जो कोरोना अभी चल रहा है इसमें बच्चों का कैसे ध्यान रखें अगर हमें उनमें ओसीडी के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो? यस, छोटे बच्चे, उनको बहुत शेम फील होता है या फिर एम्बेरसमेंट फील होता है, वो इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं कि बार बार मुझे थॉट्स आते हैं। हमने कुछ बच्चे देखे हैं लॉकडाउन में जिनको बहुत ये जैसे
मतलब कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो कि इररिलेवेंट थॉट्स आते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते, उनको समझ नहीं आएगा छोटे से बच्चे को कि ये थॉट्स मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। तो पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो बच्चा क्यों कर रहा है और कितनी बार कर रहा है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उसके लिए उनको इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एक बच्चे के लिए इस अपने कंपल्शंस या बिहेवियर्स को बंद करना। फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि कोई बच्चा बार-बार वॉशरूम में जाएगा और हैंड वॉश करेगा, या अपने टीथ ब्रश करेगा, या फिर कुछ-कुछ शॉवर के लिए बार-बार कंपेल करेगा। ये हमारे रेड फ्लैग साइंस हैं इन बच्चों के लिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत बारी रिपीट करता है, एक ही बात को बार-बार बोलेगा, कि रीएश्योरेंस बहुत ज़्यादा सीक करेगा पेरेंट्स से, हमें डेफिनेटली साइकोलॉजिकल हेल्प उन बच्चों के लिए चाहिए। हमें अपने बच्चों को ये भी साथ-साथ में पेरेंट्स को ये सिखाना है कि जो ये अभी कोरोना या कोविड-19 की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बच्चे लॉकडाउन में अंदर ही बैठे हैं, घर पे ही बैठे हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। उसकी वजह से भी स्ट्रेस, एंग्जायटी होता है। सो आई थिंक वी शुड बी, जो हमने अभी डिस्कस किया, एक्सपोजर विद रिस्पॉन्स प्रिवेंशन या सीबीटी या पॉजिटिव पेरेंटिंग स्किल्स, और बच्चे को सुनना, उनकी बात, उनको क्या लग रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, और उसके हिसाब से ओवरऑल इम्प्रेशंस लेके फिर डिसाइड करें कि वो खुद से उनको हेल्प कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी जरूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूरानी साहब। ये एक बहुत ही डिटेल्ड और दिलचस्प बातचीत थी, और जब भी हम आपसे बात करते हैं हमें कई सारी जानकारी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने हर एक चीज ओसीडी को लेकर जानी, लेकिन जानते हैं इन सब के बीच समस्या कहाँ आती है। दिक्कत ये हो जाती है कि ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें ऐसी कोई समस्या है। हालांकि अगर वास्तविकता को स्वीकार कर ले तो इलाज काफी आसान हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम को एड्रेस करना जरूरी है, मानना जरूरी है, तभी तो हम इलाज ढूंढ पाएंगे। तो आज के इस कवरेज को अब यहीं विराम देते हैं, और ध्यान रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये तो मैं रोज ही बोलता हूँ। तो आज के कोरोना कवरेज में बस इतना ही। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल जरूर पढ़ेंगे। हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मुझे अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।